नमस्कार, आदाब। मैं हूं मारिया शकील और आप देख रहे हैं हमारा एक स्पेशल प्रोग्राम ऑन क्लाइमेट चेंज। दुनिया भर में जलवायु परिवर्तन को लेकर बातचीत चल रही है, लेकिन बड़े देश इसको लेकर अपना कमिटमेंट पूरा नहीं कर रहे। भारत इस मामले में लीडर बना हुआ है। नॉन फॉसिल फ्यूल के विकल्प पर भारत बहुत तेजी से काम कर रहा है। इसके अलावा और ऊर्जा पर खास जोर दे रहा है। इस मामले में भारत दुनिया को रास्ता दिखा रहा है और सुरक्षित भविष्य की उम्मीद बना हुआ है। पहले ये खास रिपोर्ट, उसके बाद चर्चा। भू राजनीति, विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में भारत ने एक वैश्विक नेता की छवि बनाई है। साथ ही दुनिया की अर्थव्यवस्था में भी देश मजबूती के साथ उभर रहा है। इन सब के अलावा जलवायु परिवर्तन से निपटने की राह दिखाने में भी भारत आगे आगे चल रहा है। प्रकृति रक्षति रक्षिताः, अर्थात प्रकृति उसकी रक्षा करती है जो प्रकृति की रक्षा करता है। COP28 सम्मेलन में भारत ने दुनिया के देशों को एक राह दिखाई। आज भारत ने इकोलॉजी और इकोनॉमी के उत्तम संतुलन का उदाहरण विश्व के सामने रखा है। अकेला देश जो 2023 तक कार्बन उत्सर्जन के लिए निर्धारित लक्ष्य को न केवल पूरा करने बल्कि उससे आगे जाने की राह पर है। 2070 तक भारत नेट जीरो का लक्ष्य हासिल करेगा। साल 2005 से 2019 के बीच भारत ने अपने कार्बन उत्सर्जन में 33% की कमी की है। एक ऐतिहासिक पहल करते हुए भारत ने सऊदी अरब के साथ मिलकर ग्लोबल ग्रीन क्रेडिट की शुरुआत की। COP28 में हुई ये पहल नए पर्यावरण कार्यक्रमों को बढ़ावा देने वाला वैश्विक मंच बन गई है। G20 देशों ने इस साल हरित विकास का समर्थन किया है। ग्रीन हाइड्रोजन के क्षेत्र में भारत ग्लोबल लीडर बनना चाहता है। 2023 में नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन लॉन्च किया गया। ये भारत को परिवहन और बिजली के क्षेत्र में ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादन और इस्तेमाल में एक प्रमुख शक्ति के तौर पर स्थापित करता है। G20 अध्यक्ष के तौर पर भारत ने पर्यावरण के लिए मिशन लाइफस्टाइल की अगुवाई की। हरे भरे और स्वस्थ ग्रह के लक्ष्य के लिए ये पहल सीमाओं को तोड़कर एक वैश्विक आंदोलन की वकालत करती है। LIFE यानी लाइफस्टाइल फॉर एनवायरमेंट। आज आवश्यकता है माइंडलेस और डिस्ट्रक्टिव कंजम्पशन के बजाय माइंडफुल और डेलिबरेट यूटिलाइजेशन की। 2023-24 में एक नई पहल करते हुए भारत सरकार के वित्त मंत्रालय ने पहला ग्रीन बजट पेश किया। इसे 7 सबसे बड़ी प्राथमिकताओं में रखा गया। हरित विकास, पर्यावरण अनुकूल कृषि, टिकाऊ ऊर्जा और ग्रीन सेक्टर में कई नौकरियों को बढ़ावा देगा। प्रधानमंत्री मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व के दायरे में वन्य जीव संरक्षण भी है। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस भारत की प्रतिबद्धता को दर्शाता है, जिसका मकसद 97 देशों में शेर चीतों और उनकी दूसरी प्रजातियों का संरक्षण करना है। भारत में स्थित भडला सोलर पार्क दुनिया का सबसे बड़ा सोलर पार्क है। 22 मील में फैला ये पार्क 2245 मेगावाट बिजली उत्पादन की क्षमता रखता है। समृद्ध विरासत वाला भारत देश अब पर्यावरण प्रबंधन का नया अध्याय रच रहा है। बड़े बड़े सोलर पार्कों से लेकर वैश्विक सहयोग तक भारत टिकाऊ भविष्य का मंच तैयार कर रहा है। मुझे पूरा विश्वास है कि हम सब मिलकर अपनी भावी पीढ़ी के भविष्य के लिए एक नई ग्रीन ग्रोथ स्टोरी लिखने में सफल होंगे। तो इसी ग्रीन ग्रोथ स्टोरी की चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं हरजीत सिंह हैं, हेड ऑफ ग्लोबल पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी
एट क्लाइमेट एक्शन इंटरनेशनल नेटवर्क है, और प्रोफेसर अंजल प्रकाश हैं, प्रोफेसर रिसर्च के भारतीय इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक पॉलिसी, इंडियन बिजनेस स्कूल। सबसे पहले हरजीत जी, आपके पास इकोनॉमी और इकोलॉजी का बैलेंस बनाना, भारत एक डेवलपिंग कंट्री है, उसके लिए कितना मुश्किल था, लेकिन भारत ने इसमें भी लीड ले लिया। अगर आप 2023 की बात की जाए, आप लोग सोच रहे होंगे कि हम लोग 2024 के पहले दिन इस पर चर्चा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि भारत ने बाकी सब विकसित देशों को डायरेक्शन देने का काम किया है। हरजीत जी, देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि जिस तरह से भारत ने पर यूनिट ऑफ जीडीपी में जो एमिशंस होते हैं उसको 33% जो कम किया है, और वो टारगेट 2030 से कहीं पहले अचीव किया और अब उस टारगेट को बढ़ा के 45% कर दिया है, वो एक संदेश है कि इकोलॉजी और इकॉनमी में बैलेंस बनाया जा सकता है। हम एमिशंस को कम करते हुए भी विकास कर सकते हैं। उसके साथ साथ में जो हम नॉन फॉसिल फ्यूल यानी कि सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और जो हम हाइड्रो की तरफ जा रहे हैं, और हमारा टारगेट है कि 50% जो है हमारी जो ऊर्जा वो नॉन फॉसिल फ्यूल सोर्सेज से आएगी 2030 तक, वो भी एक बड़ा कदम है। और ये कोई आसान लक्ष्य नहीं है। भारत को बहुत सारे बदलाव करने होंगे अपने पॉलिसी में, रेगुलेशन में, इन्वेस्टमेंट्स लाने होंगे, टेक्नोलॉजी में इन्वेस्टमेंट होगा, रिसर्च में है, जिस पे कि भारत ने एक मजबूत कदम उठाया है, और उसको ज़रूरत है अभी अंतर्राष्ट्रीय सपोर्ट की ताकि उस टारगेट को अचीव किया जा सके। तो जो दिशा इंडिया ने सेट की है, इसमें कोई शक नहीं है कि वो सराहनीय है, और अभी जो COP28 हुआ दिसंबर में दुबई में, उसमें भारत की काफ़ी प्रशंसा भी हुई है। और इंडिया ने उसको को होस्ट किया था। हमने भी मेहमान नवाजी कहते हैं इसको, वो भी दिखाई थी। प्रोफेसर प्रकाश, मैं आपसे सवाल पूछूंगी, नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन 2023, मिशन लाइफ, आपने प्रधानमंत्री का वो बयान सुना, उसके बारे में वो चर्चा कर रहे थे, वो भी 2023 अगर भारत के पर्सपेक्टिव से देखा जाए, उसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने इंडिया का फर्स्ट ग्रीन बजट 2023 में अनवेल किया था। जब इतना हम लोगों ने अचीव कर लिया, तो 2024 में क्या क्या हो सकता है? थैंक यू सो मच मारिया, पहले तो मुझे आपके शो पे बुलाने के लिए। देखिए, 2023 जो था, इसमें बहुत सारे पॉलिसी चेंजेस हमने देखे हैं, और ये भी देखा है कि भारत जो है उसकी लीडरशिप को ग्लोबल मान्यता मिली है। G20 तो हमने बहुत सक्सेसफुल किया, बट COP28 में भी हमने अपने मार्क छोड़े हैं, और ये जो है ये धीरे धीरे बहुत स्लोली ये प्रोग्रेस हमने देखा है। एज अ एनवायरमेंटलिस्ट आई हैव बीन वाचिंग दिस फॉर लॉन्ग टाइम, तो ये तो बहुत अच्छा है। लेकिन 2023 में आप देखें तो भारत में जितने भी पर्यावरण रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स ऑल्सो हमने देखे हैं, जैसे कि आप हिमाचल प्रदेश हो गया, आपने देखी उत्तराखंड में जिस तरह की भीषण तबाही मची है, सिक्किम में हमने देखा है, तो दोनों साथ साथ चल रहे हैं। और हमें ये देखना है कि किस तरह से जो है, अगर हम ग्लोबल लेवल पे अगर हम लीडरशिप हम ले रहे हैं, साथ साथ हम किस तरह से लोकल लेवल पे हमारे जो प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व कैसे कर सके। एक दो बात मैंने और बोलना चाहूंगा। आपने जो बात पूछी इंडिया की जो ग्लोबल लीडरशिप है, देखिए भारत जो है उस बहुत बड़ा एक उन्होंने लीप लिया है कि इसमें जो हम बोलते हैं क्लाइमेट इक्विटी एंड जस्टिस जो इश्यूज है उसको फोरफ्रंट पे लाया है। ये जो भारत की अहमियत बढ़ी है इसके कारण, क्योंकि हमने हमारे साइंटिस्ट ने भी बहुत अच्छी तरह दिखाया है। जैसे एक बहुत स्मॉल थिंग है कि 19% जो है ग्लोबल नॉर्थ है, वो 68% जो है वो हिस्टोरिकल इमिशन का जिम्मेदार है। और आप आज के हिसाब अगर आप देखेंगे तो जो 2070 का जो हमने लक्ष्य रखा है कि हम नेट जीरो जाएंगे, उसके पहले ही हमारा जिस तरह से हमारा जो चल रहे हैं पॉलिसीज एंड इम्प्लीमेंटेशन, हम उसको बहुत जल्दी हासिल करेंगे। लेकिन साथ साथ हमारे साथ ये और भी एक समस्या है कि हमारे पॉइंटर्स पे अगर हम बात करेंगे तो ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादन और प्रयोग में भारत एक प्रमुख ग्लोबल प्लेयर बन चुका है। उसके अलावा मिशन लाइफ दुनिया भर में टिकाऊ जीवन ऑप्शंस दिखा रहा है, और शायद उसी कॉन्टेक्स्ट में आपसे फिर से मैं सवाल पूछूंगी हरजीत जी, क्योंकि आपके पास खुद इलेक्ट्रिक व्हीकल है, तो ये ईवीज का कल्चर जो बन रहा है वो किस तरह से पॉलिसी फ्रेमवर्क के अंदर है?
देखिए, ईवीज जो हैं, जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं, एक बहुत बड़ी भूमिका उनकी होने वाली है। और हम देख रहे हैं कि जिस तरह से उनकी भूमिका ना सिर्फ पब्लिक सेक्टर में बट प्राइवेट में भी, जो हम प्राइवेट ओनरशिप उसमें बढ़ रही है। मेरे पास खुद एक इलेक्ट्रिक व्हीकल है और सरकार से 1 लाख की सब्सिडी दी गई है, रजिस्ट्रेशन के चार्जेस को हटा दिया गया है। तो बहुत एनकरेज किया जा रहा है कि हम कैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का इस्तेमाल करें ताकि जो एमिशंस हैं वो कम से कम हो, खासतौर से शहर में जहां हम देख रहे हैं कि हम पोल्यूशन की समस्या से जूझ रहे हैं। इसके साथ हमने देखा है कि जो सोलर का उपयोग है, खासतौर से रूफ टॉप सोलर जो प्रमोट किया जा रहा है छोटे शहरों में जहां लोगों की छत अपनी है, वहां पर हमने देखा है कि किस तरह से उसका इस्तेमाल करने से लोगों का बिजली का बिल कम हो रहा है और साथ साथ में हम ज़्यादा से ज़्यादा ग्रीन एनर्जी की तरफ जा रहे हैं। तो कुछ ऐसे इनिशिएटिव्स हैं जिसमें कि हम लोगों को साथ लेकर के चल रहे हैं और पॉलिसीज़ में जो बदलाव किया गया है उससे जो इंडिविजुअल चॉइसेस हैं वो बहुत प्रभावित हो रही हैं और वो साथ जुड़ रहे हैं इस पूरे मिशन में कि कैसे हम कार्बन एमिशन को कम कर सकते हैं। एंड प्रोफेसर प्रकाश, यही सवाल आपसे भी कि ये जो ग्लोबल ग्रीन क्रेडिट इनिशिएटिव है, जो प्रोग्राम और इंस्ट्रूमेंट के साथ एक ग्रीन क्रेडिट की पहल की है भारत ने, बाकी सब कंट्रीज, जो बाकी सब जो विकसित देश हैं, जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, वो भारत का साथ क्यों नहीं दे रहे? देखिए, इसमें सबसे पहली बात तो कि जो ग्लोबल ग्रीन क्रेडिट है, इसकी मांग बहुत दिनों से चल रही थी। क्योंकि आप अगर डेवलपमेंट जो क्लाइमेट फिनांस की बात करें तो उसमें क्लाइमेट फिनांस में जितने भी प्लेजेस किए गए हैं उसको ग्लोबल नॉर्थ ने कभी भी उसको अडहेर नहीं किया, उन्होंने उसके प्लेजेस पूरे नहीं किए हैं। तो इसमें एक दूसरा मार्केट बेस्ड मैकेनिज्म जो है उस पर डिस्कशन हो रही थी। और अभी मैं कुछ दिन पहले उत्तराखंड में फील्ड वर्क करके आया हूँ और वहां के लोगों में बहुत सारे उन्होंने कहा कि अगर हम ये जंगल जमीन बचा रहे हैं तो उसका हमें फायदा क्या होता है। तो ग्रीन क्रेडिट, अगर ग्रीन क्रेडिट के स्कीम के तहत अगर कहीं भी कोई एक कंपनी है जो ग्लोबल नॉर्थ में है वो खरीद सकती है इस तरह के जो प्रोग्राम्स के थ्रू हम जीएचजी मिशन बचा रहे हैं। तो ये बहुत अच्छा मैकेनिज्म है जो कि क्लाइमेट फाइनेंस को बहुत जल्दी स्ट्रेंथन करेगा। और ये इशू है। इसमें जो आपने पूछा ये क्वेश्चन, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि क्यों इसका विरोध बहुत ज्यादा हो रहा है। तो ये जो पूरा का पूरा डिवीजन है वो ग्लोबल नॉर्थ ग्लोबल साउथ के हिसाब से बटा हुआ है। मतलब कि ये पूरा समझिए तो एक तरह से कंट्री लाइक जैसे इंडिया है, चाइना है, इसके अगेंस्ट में बहुत ज्यादा लॉबिंग होती हैं। और आप अगर देखें तो हमें कहा जाता है कि हम 3rd लार्जेस्ट पोल्यूटर हैं। लेकिन अगर हम पर कैपिटा के साथ देखें तो हम वन ऑफ द लोएस्ट हैं। हमारा 1.7 टन है पर कैपिटा। अगर आप अमेरिका का देखें तो 15-16 टन उनके हैं। तो ये जो बहुत बड़ा गैप है हमारा, कि हमें भी चाहिए, जिसमें क्लाइमेट जस्टिस और इक्विटी की बात करती है, हमें कहते हैं कि हमें इक्विटेबल क्लाइमेट स्पेस, कार्बन स्पेस चाहिए डेवलप होने के लिए। हमारे पास 400-500 मिलियन लोग हैं जो कि अभी भी डेवलपमेंट डेफिसिट से जूझ रहे हैं। और उनके साथ प्रॉब्लम है कि एक भी जरा सा भी बाढ़ आती है वो सिर से पॉवर्टी के लाइन में चले जाते हैं। तो उनके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग मेजर्स लेने की जरूरत है और हमारे सरकार को उनके लिए काम करने की जरूरत है। अगर भारत ने कोई लक्ष्य दिखाया बाकी सब देशों को, और वो कर ये भी दिखाया कि हम लोग वॉक द टॉक करते हैं, मतलब अगर इसकी चर्चा कर रहे हैं तो वो करके भी दिखाते हैं, तो शायद इसीलिए बाकी सब देशों को भी एक प्रयास करना चाहिए। तो अब ये डिस्कशन रैप अप करूंगी हरजीत जी आपके साथ। 2024 में क्या नया लक्ष्य होगा भारत के लिए, क्योंकि ऑलरेडी लीडरशिप रोल ले लिया है? देखिए, जो सबसे बड़ा लक्ष्य जिसकी बात हो रही है वो है रिन्यूएबल एनर्जी को कैसे हम ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाएं। और अभी रिसेंटली मिनिस्टर आर.के. सिंह ने अनाउंस किया है कि करीब 25 गीगावाट का इन्वेस्टमेंट और होने वाला है रिन्यूएबल एनर्जी में, यानी कि करीब $17 बिलियन का इन्वेस्टमेंट होगा, जो कि 2023 से करीब 90% ज़्यादा है। तो इसमें कोई शक नहीं है कि हम आने वाले टाइम पे देखेंगे कि किस तरह से रिन्यूएबल एनर्जी बढ़ेगी। और ये भी हम देखेंगे कि किस तरह से जो तैयारी है आपदाओं से लड़ने की, उस पर भी काफ़ी कदम उठाए जा रहे हैं। और जिस तरह से टेम्परेचर बढ़ रहा है, हम देखेंगे कि हीट वेव का इम्पैक्ट इस साल भी ज़्यादा होने वाला है। तबाहियाँ बढ़ रही हैं, जिस तरह से चक्रवात आ रहे हैं और फ्लड्स हो रहे हैं, उस पर और ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। और ये हम सब लोगों की मांग भी है। और अगर हमें अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को, लोगों को सुरक्षित रखना है तो उस दिशा में हमें जरूर कदम उठाना चाहिए। जिम्मेदारी सबकी बनती है प्रोफेसर प्रकाश।
जी जी। देखिए, इसमें दो बातें हैं। एक तो कि ग्लोबल लेवल पे जैसे हमने ग्रीन हाइड्रोजन मिशन की बात की है और उस पर बहुत सारा रिसर्च होना बाकी है। अभी भी जो ग्रीन हाइड्रोजन है उसकी कीमत जो है बहुत हाई है, तो उसको डेली लेवल पे हम यूज नहीं कर सकते हैं। तो बहुत उस पर काम करने की जरूरत है, जिसको जिसको मैं देखता हूँ कि 2024 जो है वो एक अच्छा समय होगा जिसमें हम इस पे काम करके इसका आउटपुट जो है उसको लोकल लेवल पे तैयार कर सकें। तो एक नंबर वन है। ग्रीन हाइड्रोजन जो है उसमें सब चीजें हैं जो हम पेट्रोल से उसको रिप्लेस कर सकते हैं। तो ये बहुत बड़ा मिशन है, इस पे काम हो रहा है। मैं भी बहुत से कंपनियों के साथ में काम कर रहा हूँ जहाँ पे लोकल लेवल पे इन पे काम चल रहा है। तो ये एक नंबर वन है जिसमें ग्लोबल लेवल पे हमारी लीडरशिप पे बहुत फायदा होने वाला है। लेकिन जैसा हरजीत जी ने कहा कि हमें लोकल लेवल पे जो है वो काम करने की जरूरत है, मैं पहले भी कह चुका है कि मुझे सब डिस्ट्रिक्ट लेवल प्लानिंग पे, जिसमें क्लाइमेट चेंज जो है इंडक्ट होता है, जिसमें साइंस पॉलिसी मतलब कि जो समझिए जो पर्यावरणविद हैं, जो लोग एडमिनिस्ट्रेशन में हैं और जो लोग साइंस बेस्ड इंफॉर्मेशन लाते हैं, इन सब का एक जुड़ाव होना चाहिए जिससे कि लोकल लेवल पे लोगों को प्रॉब्लम नहीं हो। जी समझिए अगर बाढ़ आने वाली है तो उसके बाढ़ के आने की जो सूचना है वो हमें पहले से मिल जाए, जी हम इवैक्यूएशन कर सकें। इस तरह के जो काम है वो बहुत काम करने की जरूरत है। उसमें हमें बहुत सफलता अभी तक नहीं मिली है, जिसमें काम करने की जरूरत है। 2024 में मैं कहूंगा दो लेवल पे, ग्लोबल लेवल पे हमारी लीडरशिप ऐसे ही आगे चले, बट लोकल लेवल पे हम उसको फिक्स करना बहुत ज्यादा जरूरी है। जी, वही वही लोकल और ग्लोबल सबको मैनेज करना पड़ेगा और वो बैलेंसिंग शायद भारत ने वो भी दिखाया है कि वो कर सकता है। हरजीत सिंह और प्रोफेसर प्रकाश हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इसी बात पर एक छोटा सा ब्रेक, न्यूज़ एंड अपडेट्स एक ब्रेक के बाद। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राम मंदिर के उद्घाटन को लेकर आज मथुरा में विपक्षी दलों पर तंज कसा। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के ताजा बयान को लेकर योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आज नया भारत दिख रहा है। जो लोग कभी अयोध्या का नाम लेने से भी हिचकिचाते थे, वो अब अयोध्या जाने की बात कर रहे हैं। 22 जनवरी के बाद जाकर के थोड़ा अयोध्या धाम को देखिए, आपको त्रेता युग याद आ जाएगा। हजारों वर्ष पहले प्रभु राम पुष्पक विमान से अयोध्या आए होंगे और अब तो अयोध्या में इंटरनेशनल एयरपोर्ट का भी उद्घाटन हो गया है। आज देखिए, अयोध्या जाने में जो लोग संकोच करते थे, अयोध्या का नाम लेने में जिनको संकोच होता था, आज वे भी कहते हैं कि हमें भी निमंत्रण मिलेगा तो हम भी जाएंगे। ये परिवर्तन है, यही परिवर्तन है। आप अपनी ताकत का एहसास कराएंगे तो हर व्यक्ति आपके साथ जुड़ेगा।